नमस्कार दोस्तों, रोहित है। साथियों, आज हम लोग करंट अफेयर्स जो बीपीएससी पूछता है उसके सोर्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो भी आपके आगामी एग्जाम है, जो आपका आगामी एग्जाम है वो एईडीओ का परीक्षा है, फिर आपका जो 72वीं बीपीएससी है उसका पेपर है। तो आज हम लोग दो चरण में पूरा चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि पहला कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, कि ये जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इनका सोर्स क्या है। फिर हम इस सोर्स के बाद हम लोग इसके थीम को मैप करेंगे, और थीम को मैप करने के बाद हम लोग गेस कैसे लेना है इस पे भी डिस्कस करेंगे। देखो, एक चीज हम लोग मान के चलें कि अगर हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का वृत्त इतना बड़ा है, स्फीयर इतना बड़ा है, उसका आर्क इतना बड़ा है कि यह बहुत मुश्किल है कि आप सब चीज पढ़ के जाएं। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो गेस वर्क लेना ही होगा। तो आज हम लोग एक क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग भी करते हैं। तो जो भी एईडीओ की परीक्षा दे रहे हैं, 72वीं की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सोर्स ट्रेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी कहां पूछ रहा है। अभी बीपीएससी ने एएसओ जो परीक्षा होता है उसके मेंस का क्वेश्चन पेपर है, उसके थ्रू हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तुम देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज रिलेटेड विद द पोलावरम प्रोजेक्ट। तो आप बोलेंगे सर पोलावरम प्रोजेक्ट तो बहुत पुराना हो चुका है। भाई, पोलावरम प्रोजेक्ट बहुत पुराना हो चुका है, बट चंद्रबाबू नायडू जो हैं, चंद्रबाबू नायडू जब भी दिल्ली आते हैं तो आंध्र प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, और पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए अपना जो चीजें हैं, जो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसको रिवैम्प करा कर जाते हैं, उसके लिए पैसा लेकर जाते हैं। बिहार वाले नेता की तरह थोड़ी है कि अपना बेटा का 27 के लिए प्रधानमंत्री जी को, अपनी बेटी के तिलक के लिए गृह मंत्री जी को बोलते हैं कि मेरे घर आ जाइएगा, प्रधानमंत्री जी चले गए, इन लोग खुश हैं। देश का जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, हम बिहारियों के कंधों पर टिकी हुई है और आंध्र प्रदेश के नागरिकों के कंधों पर टिकी हुई है, वहां के लोगों के कंधों पर टिकी हुई है। तो वहां का जो मुख्यमंत्री है पैसा लेकर जाता है अपने स्टेट के लिए, हमारा वाला जो मंत्री है वो 27 तिलक बाराती का कार्ड दे देता है प्रधानमंत्री जी, और गृह मंत्री जी पहुंच जाते हैं, वो खुश भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि पोलावरम प्रोजेक्ट लगातार न्यूज में है। अब जैसे तो आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में अभी न्यूज में था कि द सेंट्रल टीम एक्सप्रेसेस द सैटिस्फैक्शन ओवर द पोलावरम प्रोजेक्ट वर्क्स, 25 दिसंबर 2025 का न्यूज है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह न्यूज पुराना है। तो इस न्यूज से हमको क्या क्या डिकोड करना है, कैसे कैसे तैयारी करना है। तो पहला तो यह है कि जो भी मेजर प्रोजेक्ट कंट्री में चल रहे हैं या जो मेजर प्रोजेक्ट स्टेट में चल रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। जैसे जो पोलावरम प्रोजेक्ट है यह गोदावरी नदी पर है। अब हमको थोड़ा सा गोदावरी के बारे में भी पता रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। जैसे गोदावरी जो है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द इंडिया। गोदावरी को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा बोलते हैं। ये सब चीज हमको तो पता ही होना चाहिए। जो गोदावरी की जो सबसे प्रमुख ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है प्राणहिता। कहां से गोदावरी निकलता है? महाराष्ट्र में नासिक के पास एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है। जो गोदावरी नदी है, आप याद रखिएगा कि गोदावरी नदी पर ही जो कुंभ मेला लगता है वह 4 जगह लगता है। एक जगह नासिक में लगता है, जो नासिक में लगता है वह गोदावरी नदी के तट पर लगता है। एक उज्जैन में लगता है, उज्जैन में किस नदी के तट पर लगता है? शिप्रा पर लगता है। एक हरिद्वार में लगता है, वो गंगा पर लगता है। एक जो कुंभ है वह कहां लगता है? प्रयागराज में लगता है, एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, यमुना एंड द सरस्वती। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हमको पता होना चाहिए। एंड दिस पोलावरम प्रोजेक्ट वाज अर्लियर कॉल्ड एज द इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। क्यों इंदिरा सागर प्रोजेक्ट इसका नाम था? कांग्रेस की सरकार थी, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2009 में इसको स्वीकृति मिलता है। मुख्य रूप से जो रायलसीमा वाला जो एरिया है आंध्र प्रदेश का, वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सुखाड़ होती है। तो वहां के लोगों को पानी पहुंचाने के लिए, कृषि के लिए यह पोलावरम प्रोजेक्ट बना। पर फिर बाद में जब सरकार का परिवर्तन होता है तो यह इंदिरा गांधी के नाम पर था, इसको चेंज कर दिया जाता है। एक पोलावरम विलेज है, और जो पोलावरम जो विलेज है उसके नाम पर वहां पर डैम बनता है, इसलिए इसका नाम पोलावरम प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। मेरे भाई, जो इंपॉर्टेंट थीम्स है उसको हमको पकड़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को पकड़ना पड़ेगा। अगर तुम गोदावरी नदी की बात कर रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि जो तेलंगाना है इसी पर एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है यह तेलंगाना का है। किस नदी पर है? गोदावरी पर है। अगर तुम यहां पर रुक रहे हो तो मूर्खता कर रहे हो। मेरे भाई, बिहार के लिए भी एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कोसी मेचिलिंग प्रोजेक्ट। कोसी को क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। क्यों सौरो ऑफ बिहार इसको कहते हैं? इसलिए सौरो ऑफ द बिहार बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लड लाता है नॉर्थ बिहार में, और इट इज नोन फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स। तो जो कोसी मेचिलिंग प्रोजेक्ट है ये कब कंप्लीट होगा?
आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की तिथि रखी गई है 2029 मेरे भाई। जो कोसी नदी है, यहां से जो एक्सेस पानी है वो मेची नदी में डालेंगे। मेची नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? मेची द ट्रिब्यूटरी ऑफ द महानंदा रिवर। और जो एक्सेस पानी है कोसी का, जब मेची में हम लोग उसको ट्रांसफर कर देंगे तो नॉर्थ बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी और जो सीमांचल वाला एरिया है वहां भी पानी उपलब्ध हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है मेरे भाई कि जो कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट है, ये कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? द कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट इज ऑफ अराउंड 6000 के आसपास, 6232 करोड़ के आसपास के पूरा प्रोजेक्ट है। $6,282 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। इसमें जो सेंट्रल असिस्टेंस है वो 3652 करोड़ के आसपास सेंट्रल असिस्टेंस है। मेरे भाई, यह जो प्रोजेक्ट 2029 में कंप्लीट होगा, इसको कौन स्वीकृति देता है? इसको जो स्वीकृति देता है वो एक बॉडी है जिसका नाम है कैबिनेट कमिटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने स्वीकृति दी है। सेंट्रल असिस्टेंस कितना है? 3652 करोड़। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, बिहार एक गरीब प्रदेश है, जब हमारे पास पैसा नहीं है तो इसको स्पीडअप करने के लिए क्यों नहीं केंद्र की सरकार यह पूरा पैसा को अपवाद के रूप में मान के हम लोग को दे देती है? स्पीडअप होता तो कुछ लोग बोलेगा सेंट्रल ये स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, फलाना स्कीम, ढिमकाना स्कीम। भाई देखो, एक बॉडी होता है कैबिनेट कमिटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स। ये जो बॉडी है ना, जो चाहेगा वो हो जाएगा। कैबिनेट जिस चीज को मंजूरी दे दिया ना, उसको स्पेशल प्रोजेक्ट मान के कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अगर उसकी मंजूरी दे दिया तो सारा स्कीम साइड में हो जाता है। कैबिनेट कमिटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी ऑफ दिस कंट्री, तो इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाकर इसको दे दिया जाता। अब बिहार सरकार कहां से लाएगा 3000 करोड़ रुपया? बिहार के पास अभी आप देखिए, बिहार इज एट द ब्रिंक ऑफ आर्थिक दिवालियापन। आपको पता है कि जो बिहार के विधायक लोग हैं उनको 4 महीना से भी तनख्वाह नहीं मिला है। आप जाकर पता कर लीजिए, अभी का स्थिति बता रहे हैं। 4 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है बिहार के विधायकों को, 4 मंथ्स। यह स्थिति हो चुकी है। तो हम बोल रहे हैं कि चूंकि केंद्र की सरकार हमारे कंधों पर है, तो इस तरह के मेजर डैम्स क्यों नहीं बिहार में बनने चाहिए? साउथ बिहार में क्यों नहीं मेजर डैम्स बनने चाहिए? आप इन सब चीजों पर सोचिए। जो साउथ बिहार है, जो सुखाड़ की चपेट में रहता है, वहां पर अगर डैम्स बनेगा, केंद्र की सरकार चाहे तो दुनिया भर का डैम्स बना सकता है। केंद्र की सरकार हमारे कंधों पर टिकी हुई है। प्रॉब्लम यही है कि हमारा नेता पढ़ा लिखा नहीं है, हमारा नेता नहीं चाहता है। वी आर द फर्स्ट ग्रेड, वी बिहारीज आर द फर्स्ट ग्रेड सिटीजन्स एंड वी आर लैंग्वेजिंग एज अ थर्ड ग्रेड सिटीजन्स बिकॉज ऑफ दिस इडियट पॉलिटिशियंस हु आर रूलिंग द स्टेट ऑफ द बिहार, बी इट फ्रॉम द बीजेपी, बी इट फ्रॉम द आरजेडी, बी इट फ्रॉम द जेडीयू, बी इट फ्रॉम द कांग्रेस। है ना? आप देखिएगा कि जो बिहार का जो नेता है वह जब फ्री राशन बटेगा तो बोलेगा, आई नो आई एम डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक बट आई मस्ट अवेयर यू गाइज। जब बिहार में जब फ्री राशन बटेगा तो बोलेगा बहुत अच्छा, फलाना सरकार कांग्रेस की सरकार है तो वो बांट रही है, भाजपा की सरकार है तो वो बांट रही है। पर हम आपसे कहना चाहते हैं, बिहार को फ्री राशन क्यों देता है? फ्री एजुकेशन बिहार में क्यों नहीं बात होती है कि बिहार में फ्री एजुकेशन दिया जाए, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, वहां पर सारे व्यवस्था किया जाए ताकि बिहार में और सारे स्कूल्स बने, मॉडल स्कूल्स बने। तो बिहार का नेता फ्री राशन की बात करता है, फ्री एजुकेशन की बात नहीं करता है, क्योंकि बिहार के नेताओं को जिंदा मतदाता चाहिए, जागरूक मतदाता नहीं चाहिए। जागरूक मतदाता हो जाएगा फिर तो मुद्दा पर वोट करेगा, जागरूक मतदाता हो जाएगा तो जात धर्म का बंधन तोड़ के वोट कर देगा। तो उसको जिंदा मतदाता चाहिए, इसलिए आपको फ्री राशन की वकालत करता है। जागरूक मतदाता तब आप होंगे जब एजुकेशन अच्छा मिलेगा। है ना? विषयांतर हो रहे हैं लेकिन यह भी जरूरी है बताना। कमेंट करके हमको बताओ कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज हेडेड बाय ऑप्शन नंबर ए फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑप्शन नंबर डी चेयरमैन नीति वाइस चेयरमैन नीति आयोग। कौन इसको हीड करता है? कमेंट जरूर करना यार, नहीं करोगे तो एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगा बहुत दिन। ठीक है, आगे चलो कि आगे तुमको ये सब करना चाहिए। है ना? कि तुमको कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, कोसी मिची लिंक प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तुमसे यही पूछ लेगा कि इसका डेट ऑफ कंप्लीशन कौन करता है, इसको मंजूरी कौन दिया है, इस प्रोजेक्ट को कौन मंजूरी दिया है? तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मंजूरी दिया है। ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फोकस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम अटल पेंशन योजना? हिंदी यहां पर लिखा हुआ है। देखो, स्कीम्स एक इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का। तो स्कीम्स तो आपसे पूछता ही है, पुराना स्कीम से फिर भी आपसे पूछता है। जैसे अटल पेंशन योजना आपसे पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर कैलकाटा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पीएम कुसुम स्कीम क्या है, पुराना है पर पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम क्या है,
इसके डिटेल्स क्या है आपको पता होना चाहिए। मुद्रा लोन्स वाला जो स्कीम है वो पता होना चाहिए। विश्वकर्मा स्कीम्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना आपको पता होना चाहिए। जनधन योजना आपको पता होना चाहिए। और जितने स्कीम्स हैं ये कब किस साल में इनको लागू किया है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप ट्रेंड देखेंगे तो स्कीम से एक इंपॉर्टेंट थीम है जो बीपीएससी पूछता है, यह किसके लिए है और किस साल लागू हुआ है। एक टेबलर फॉर्मेट में आप इसको जरूर तैयार रखिएगा। अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव नहीं, यहां पे हम डिस्कस करना चाहते थे। आप यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई स्कीम्स। तो वही बोल रहे हैं कि जो स्कीम्स हैं वो कब किस साल लागू हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप क्रोनोलॉजी बता सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन मिस कर जाएगा। तो यहां से दो तीन चीज तुमको निकल रहा है कि स्कीम्स के बारे में, पुराना स्कीम से फिर भी पता रहना चाहिए, और स्कीम्स किस साल लागू हुआ है ये भी तुमको पता होना चाहिए। यहां भी देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम किसान योजना, अटल पेंशन योजना। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, बी इट द ओल्ड और द न्यू, किस साल लागू हुआ, हम लोग को एक टेबल बना लेना चाहिए, और टेबल बना के हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। जो भी एईडीओ बैच के लोग हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका क्लास हम अभी रिज्यूम करने वाले हैं। एक दिन दो दिन के अंदर हम आपका क्लास रिज्यूम करके खत्म कर देंगे जो आपका पेंडिंग टॉपिक्स है, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट बढ़ा है, तो सारा चीज अपडेट करके हम आपको दे देंगे। और देखो टॉपिक्स, अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसका मतलब कि बिहार करंट अफेयर्स भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी करंट अफेयर्स को कैसे करना है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी वीडियो के अंत में। देखो, गया जागरी के लिए इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि गया का तिलकुट बहुत फेमस होता है ना। तो जब गया का तिलकुट बहुत फेमस है तो सिसैमी सीड्स जो होता है, इसको फैंसी मीडियम सिसैमी सीड्स इज कॉल्ड एज द तिल, जो सिसैमी सीड्स है इसके लिए बहुत फेमस होगा, तिल के लिए। फिर मुजफ्फरपुर लीची तो दुनिया को पता होगा, शाही लीची के लिए फेमस है। नालंदा मखाना के लिए कब से फेमस हो गया भाई, ये तो मिथिलांचल वाला बेल्ट मखाना के लिए फेमस है। नालंदा वगैरह में आलू बहुत ज्यादा उगता है तो आलू के लिए बहुत फेमस होगा। तो याद रखना कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट एक इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। एक कदम हमको आगे बढ़ना चाहिए, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट थीम है जहां से क्वेश्चन पूछेगा बिहार में। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि जो पटना रेलवे स्टेशन तुम लोग जाते हो, तो पटना रेलवे स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत वहां पर किसकी प्रदर्शनी लगी हुई है और किसको डिपिक्ट किया गया है। ऑप्शन ए, पटना कलम पेंटिंग। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर दोगे तुम, है ना। पहले क्वेश्चन नंबर 1 दे चुके हैं सीसीए वाला, पटना कलम पेंटिंग। सेकंड, मधुबनी पेंटिंग। थर्ड, मंजूषा पेंटिंग। फोर्थ, शाही लीची, जीआई टैग। किसका पटना रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो किसके बारे में खूब डिपिक्ट किया गया है, प्रदर्शनी लगी हुई है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत। तो भाई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट थीम है, तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट थीम है जो हम लोगों को रेडी रखना चाहिए। क्वेश्चन यहां से बनेगा। यहां पर तुम क्वेश्चंस को देखो, अभी वीडियो के सेकेंड पार्ट में इसका हम सारे जो भी टॉपिक है इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग बस थीम को मैप कर रहे हैं कि क्या क्या पूछता है। तो पहला चीज ये मान लो कि करंट अफेयर्स में असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का भी क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है। तो पहला चीज ये कि सर असर्शन एंड रीजनिंग अब बहुत कॉमन हो चुका है, हमको रेडी रहना चाहिए। जहां भी टेस्ट सीरीज दोगे वहां पर बोलना कि वो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन रखें। वन लाइनर आउट ऑफ फैशन हो चुका है। तीसरा, स्कीम्स पुराना भी हमको करना है। चौथा, सर हमको डेली एक अखबार पढ़ना है, अखबार का नोट्स नहीं बनाना है। यूपीएससी वगैरह में चलेगा पर यहां पर नहीं चलेगा। कौन सा अखबार पढ़ना है? अगर हिंदी मीडियम के हो तो जनसत्ता पढ़ोगे या फिर राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण पढ़ोगे। अंग्रेजी मीडियम हो तो हम एक्सप्रेस तुमको प्रेफर करेंगे, बाकी द हिंदू पढ़ोगे। दोनों अखबार पढ़ के समय वेस्ट नहीं करोगे, एक अखबार पढ़ोगे, क्योंकि एक अखबार पढ़ोगे तो अगला अखबार में वो न्यूज आज न कल रिपीट हो ही जाता है, उस पर आज न कल आर्टिकल्स आ ही जाते हैं। ठीक है। पांचवा,
जब एग्जाम करीब आएगा तो कोई भी एक मैगजीन उठा लोगे जिस पे भी तुमको विश्वास है, हम लोग का विश्वास है तो हमारा XYZ डेल्टा जिस कोचिंग का विश्वास है उठा लेना, मोर और लेस मैगजीन वही रहेगा और उस मैगजीन से कर लेना। पर एक चीज याद रखना कि इंपॉर्टेंट थीम्स जो अभी हम बताएंगे इसको करना, असर्शन एंड रीजनिंग वगैरह जरूर करने की कोशिश करना। Where was the 51st एनुअल G7 समिट हेल्ड इन 2025? भाई आपसे पूछता है कि G7 कहां हुआ, आपसे पूछता है कि G20 कहां हुआ, आपसे 71वीं बीपीएससी में पूछे हुए हैं, आपसे पूछता है कि ब्रिक्स का समिट कहां होने वाला है, आपसे पूछता है कि बिम्स्टेक के बारे में बताइए कि कहां होने वाला है, आपसे पूछता है कि G7 कहां होने वाला है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो समिट होता है आपसे पूछता है, तो आपको ये क्वेश्चंस को पता कर लेना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में हम लोग देंगे, है ना। तो ये तो पता ही होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट समिट्स कहां हुए हैं और इनके इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं, ये हमको तो पता ही होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि COP30 कहां हुआ, हमको पता होना चाहिए कि COP31 कहां होगा, ये सब चीज हमें पता ही होना चाहिए ना। COP अगर बेलेम प्रोजेक्ट और बेलेम पैकेज के बारे में नहीं पता है तो मुश्किल है। स्पोर्ट्स बीपीएससी का एक इंपॉर्टेंट थीम है और स्पोर्ट्स से वो क्वेश्चन पूछता है। यहां पर आपसे एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में पूछा है तो आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पता होना चाहिए। आप ओलंपिक्स को तैयार करके जाएंगे, आप टेनिस को तैयार करके जाएंगे कि भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन कब हुआ, कौन जीता, है ना, फिर विंबलडन कौन जीतता है, ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो मुश्किल होगा। आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको नेशनल गेम्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको एशियन गेम्स के बारे में पता होना चाहिए और जो भी गेम्स बिहार में हुए हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दिस क्वेश्चंस आर नॉट आउट ऑफ द ब्लू, दिस क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बीपीएससी, क्योंकि उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है। यहां पर देखो, विच स्टेट इंट्रोड्यूस द मोबाइल बेस्ड वोटिंग, इसका बिहार करेक्ट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो हम हमेशा तुमको बोलते हैं कि फर्स्ट इन कंट्री एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड, इसको करके ही जाना है। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, अगर आप इसको नहीं करके जा रहे हो तो एक या दो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा और तुमसे छूटेगा ही छूटेगा। तो फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड एक इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का, इसको करके ही जाना है। अगर विश्व में पहला बार कुछ होता है या देश में पहली बार कुछ होता है तो ये तो हमको पता होना ही चाहिए। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट? अब हम बोलते हैं कि ये क्वेश्चन भाई हमको नहीं पता है, हो सकता है कि आपको पता हो पर हमको नहीं पता है, तो क्या हमको इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए? करंट अफेयर्स का तो कोई और छोर नहीं है, करंट अफेयर्स में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो कभी कभी थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस लेना है, तुक्का मारना है कि कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट, हमको नहीं पता है, बिजनेस की बात हो रही है। तो यार एक चीज हमको ये पता है कि जो IMF है ये तो क्राइसिस के समय हेल्प करता है। अगर किसी देश के पास BOP का क्राइसिस हो गया तो उसको हेल्प करता है IMF, उसी के लिए बना हुआ है बेसिकली। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट कराते रहता है, डावोस समिट हो रहा है, ये समिट हो रहा है। बिजनेस कहां किसकी बात होती है मुख्य रूप से? हमको एक चीज पता है कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर अप टू डेट है तो हमको पता है कि सर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट आता है और इसका खूब हो हल्ला होता है, जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट आता है तो हमको ये बात तो पता है कि सर इसको वर्ल्ड बैंक देता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस से वर्ल्ड बैंक डील करता है, तो अगर हम हो तो हम इसको वर्ल्ड बैंक टिक करेंगे और करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इस तरह का आपको इंटेलिजेंट गेस लेना है कि भाई बिजनेस से कौन डील कर रहा है, क्योंकि सारा चीज तो आप पढ़ के नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आपको गेस लेना पड़ेगा। आप कितना इंटेलिजेंट और कैलकुलेटेड गेस देते हैं यह आप पर निर्भर करेगा। और इन चीज का प्रैक्टिस आपको जो भी टेस्ट सीरीज आप दीजिएगा, कहीं का भी टेस्ट सीरीज दीजिएगा, तो टेस्ट सीरीज में आपको टॉप करने के लिए कोशिश नहीं करना है, आपको टेस्ट सीरीज में कोशिश करना है कि हम अपना इंटेलिजेंट गेस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कैसे चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज आपको सीखने की जरूरत है। तो मेरा 2-3 सबमिशंस है। पहला सबमिशन ये है कि भाई करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीपीएससी का परीक्षा पास करना है तो 4 सब्जेक्ट पर अगर तुमको कमांड है तो कर लोगे। पहला, 30 नंबर के आसपास का साइंस पूछता है। याद रखना साइंस का लेवल बहुत अप हो चुका है, अब जनरल साइंस नहीं पूछ रहा है, तो साइंस को अच्छे से तैयार करना। अगर साइंस नहीं तैयार करोगे बाहर जाओगे। साइंस को तैयार करने का 2 ही सोर्स रखना, NCERT रखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखना। अब तुम लोग कमेंट करके हम लोग को बताए हो पिछले वीडियो में जो साइंस का हम लोग एनालिसिस किए हैं कि तुम लोग को वीडियो चाहिए, तो आपके कमेंट को हम लोगों ने देख लिया है, हम लोग वीडियो बनाएंगे। दूसरा हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हम पॉलिटी का इसी तरह से मैप करना चाहते हैं।
हम जो हिस्ट्री एएसओ में पूछा है उसको इसी तरह से मैप करना चाहते हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि हाँ सर मैप कर दीजिए, हम लोग को हेल्प होगा और उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, तो जरूर कमेंट करना यार, क्योंकि वक्त मेरा भी लगता है, क्योंकि हमको भी क्लास लेना होता है और हम तुम्हारा भी वक्त क्यों ही जाया करें। तो कमेंट करके बता दो कि पॉलिटी और हिस्ट्री का मैपिंग करना है क्या। अगर करना है तो विल हैप्पीली डू दिस। और साइंस वाला जो आप लोग कमेंट किए हैं कि करना है, उसका हम लोग वीडियो बनाकर दे देंगे। ठीक है, तो एक तो साइंस को करना, दूसरा तुमको करना होगा हिस्ट्री पे कमांड करना। अगर तुम देखोगे तो हिस्ट्री का यूजुअली बीपीएससी में 30 क्वेश्चंस के आसपास होता है। तीसरा, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा डायनेमिक बहुत हो चुका है, पर करंट अफेयर्स पे अगर हम लोग अच्छा पकड़ कर लिए तो बीपीएससी में 25 से 30 क्वेश्चंस के आसपास करंट पूछता है। और चौथा जो टॉपिक है वो बिहार स्पेशल है। और बिहार स्पेशल अगर आपको पता हो तो हम लोग बीसीडब्ल्यू जब स्टार्ट किए थे तो बिहार स्पेशल से किए थे, और वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, पर वो 3-4 साल पुराना लेक्चर्स है। तो बिहार स्पेशल से तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे भाई अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 30, 30, 60, 30, 90 और 110 क्वेश्चंस के आसपास तो मात्र यही 4 सब्जेक्ट तुमको दे देगा। अगर इन 4 सब्जेक्ट पे तुम कमांड कर लिए और साथ में बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे तुम कमांड कर लिए तो बहुत कंफर्टेबली तुम्हारा हो सकता है। अब हम लोग जो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है इसमें अभी डिस्कशन किए करेंगे राहुल सर, तो उसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसका आंसर क्या होगा और इसको कैसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो कमेंट करके बताओ कि पॉलिटी और हिस्ट्री का चाहिए क्या। अगर चाहिए तो हम बहुत शौक से करना चाहते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आप लोगों ने देखा कि करंट अफेयर का जो सोर्स था कि कौन कौन से एरिया से पूछ रहे हैं, वार्ड से पूछ रहे हैं, स्कीम से पूछ रहे हैं, वो सर ने बताया। हम वो सब क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका आंसर तक जाएंगे कि कैसे हम कर सकते थे। तो जो पहला सवाल है वो देखिए आपसे ये पूछ रहा है, जैसा कि सर ने भी आपको बताया होगा कि रिवर फॉलोइंग रिवर है, तो ये स्टैटिक का सवाल, लेकिन क्या पूछ रहा है, पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट न्यूज में इसलिए रहता है कि आंध्रा के जो सीएम हैं वो आते हैं और वो कुछ ना कुछ करके जाते हैं। तो ये गोदावरी नदी पे है। इसका थोड़ा सा हम आपको दिखा दे रहे हैं कि मैप पे कि कहाँ कहाँ से है। ये देखिए, ये गोदावरी नदी इधर से आ रही है और ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये इसका ये जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, है ना, सबमर्ज हो जाएगा। और ये कौन कौन डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में आ जाएगा, यहाँ देखेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ एरियाज भी क्या होंगे, सबमर्ज होंगे। बाकी इसका एक राइट कनाल यहाँ है और एक लेफ्ट कनाल है। ठीक है, जो पोलावरम डैम साइट है वो यहाँ पे है और यहाँ पे कोलेरू डैम है और यहाँ पे ये जो इसका जो राइट कनाल है और कृष्णा रिवर पे जो मिल रही है वहाँ पे प्रकसम बराज बनेगा, ये ध्यान है। अब यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि बिहार से रिलेटेड, बिहार में भी एक इसी तरीके से लिफ्ट करके एक पानी लाया गया है, जो क्या है, गंगा नदी का जो पानी है वो डिफरेंट बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में लाया गया है। साउथ बिहार के कौन कौन सा है वो है राजगीर, गया, बोधगया और नवादा। ये 4 जगह पे गंगा जी का जो पानी है वो लाया गया है। और ये कहाँ से लाया गया है, आपको पता है कि हाथीदा करके एक जगह है, कहाँ, झारखंड में हाथीदा करके जगह है, वहीं से वो पाइप्स के थ्रू इस तरीके से लाया गया है। और इसका जो स्कीम है उसका नाम क्या है, गंगा आपूर्ति योजना। ये ध्यान रखेंगे कि बिहार में भी इस तरीके की योजना है, गंगा आपूर्ति योजना, जिसमें लिफ्ट करके पानी को लाया जा रहा है, और गंगा जल सप्लाई स्कीम भी जिसको बोलते हैं। इसका अगला जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आप देखेंगे कि कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर पे आपको पता है बहुत फेमस एक डैम है, मेट्टूर डैम, और कृष्णराज सागर डैम है। बाकी आपको क्या बताना है कि यमुना पे कौन सा डैम है वो आप कमेंट करके बताएंगे। इसको बहुत डिटेल में सर ने डिस्कस किया है, तो बस हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल हमारा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज द फोकस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अटल पेंशन योजना। ये आपसे पूछ रहा है अटल पेंशन योजना के बारे में, और ये भी बता रहा है कि अटल पेंशन योजना जो है वो क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये स्कीम जो है ये 2015 के आसपास का है, जब मोदी गवर्नमेंट नई नई फॉर्म हुई थी, और 15 के बाद 10 साल 25 साल हो गया, अभी 26 है, 11 साल होने वाला है, फिर क्यों ये पूछ लिया इतना पुराना। तो आप देखेंगे रीजन, इसके पूछने का रीजन ये है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना अप टू फाइनेंशियल ईयर 2030-31, 2030-31 फाइनेंशियल ईयर में भी इसको ये कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए ये न्यूज में था, है ना। ये क्या है, एक प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज टू एक्सपेंड आउटरीच अगेंस्ट अनऑर्गेनाइज वर्कर। ये भी ध्यान रखेंगे कि किसके लिए है, अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये वेबसाइट से लिया गया है, पीएम इंडिया के वेबसाइट से। उसमें क्या बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अप्रूव किया है अटल पेंशन योजना को, जिसको एपीवाई भी बोलते हैं, अप टू फाइनेंशियल ईयर 30-31 लॉन्ग विथ, कि वो 30-31 तक चलेगा, है ना। अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है,
हमारा 26-27 चल रहा है और ये 30-31 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला अगला किसी पेपर में ये भी आ सकता है कि ये 30-31 तक किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये किस चीज के लिए है ये देखेंगे, बैकग्राउंड थोड़ा सा देखेंगे कि ये लॉन्च कब किया था। कोई भी स्कीम रहे ना तो आपको 2-3 चीज एकदम ध्यान रखना चाहिए कि स्कीम में कि वो क्यों लॉन्च किया, वाई, दूसरा व्हेन, कब लॉन्च किया गया था, एंड व्हाट, वो स्कीम क्या है। ये 3 अगर आपको पता होगा ना तो आप सवाल कर ले जाएंगे कि क्यों, कब और क्या, है ना। कि कोई स्कीम है तो ये कब, तो ये 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रोवाइडिंग ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसमें ओल्ड एज, अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, कोई वैसा पेंशन का स्कीम नहीं है, तो आप जब बूढ़े हो जाते, बुजुर्ग हो जाते, जब आपका शरीर साथ नहीं देने लगता काम करने के लिए, तो आपको जो पेट चलाने के लिए कहां से पैसा आएगा, उसी के लिए ये स्कीम था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये भी ध्यान रखेंगे किसके लिए, कीवर्ड चाहिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, वैसा सेक्टर जो ऑर्गेनाइज ना हो, जैसे कि जो भी रेडी पटरी वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, छोटे छोटे शॉप्स वाले हैं, वो ना तो रजिस्टर्ड है, ना तो वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ना तो जीएसटी फाइल करते हैं, तो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो वो सब सेक्टर को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, वो सोशल सिक्योरिटी कैसे देंगे कि मान लिया जाए कि आप 1000 पर मंथ गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सरकार भी क्या करेगी अपने तरीके से, एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, मान नहीं लेना है, कि 1000 देगी। जब आप 60 साल के हो जाएंगे ना तो फिर सरकार क्या करेगी, आपको पेंशन के रूप में मान लीजिए वो 1000 आप दिए, 1000 सरकार दिया, और आपको 2000 का महीना जब तक आप जिंदा रहेंगे उस तरफ तक देगी। इस तरीके से स्कीम है, ध्यान रखेंगे। एक चीज इसमें और क्या है कि जो गारंटी मिनिमम पेंशन वो क्या है, 1000 से 5000 पर मंथ स्टार्टिंग एज 60 बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन, कि जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसी तरीके से आपको पैसा मिलेगा। अगर आप 1000 दे रहे तो आप बाद में 1000 मिलेगा, 2000 मिलेगा, इस तरीके से मैक्सिमम 1000 से 5000 तक आपको सरकार पेंशन देंगी। एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि 19 जनवरी 2026 तक का डेटा है कि कितने लोग इसमें सब्सक्राइबर बने हैं। बीपीएससी में आजकल स्टेटमेंट वाइज भी सवाल पूछ रहा है, तो जो लोग हैं वो 8.66 करोड़ लोग अभी तक इस स्कीम को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो आपको 3 चीज ध्यान रखना है कि एक्सटेंड कब तक हुआ, 2030 से 31 फाइनेंशियल ईयर तक, ठीक है। ये किसके लिए है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। ये 1000 से 5000 पर मंथ देगा। उसके बाद कितने लोग सब्सक्राइब किए हैं टिल 19 जनवरी 2026, 8.66 करोड़ इंश्योर करेंगे ओल्ड एज इनकम फॉर लो इनकम एंड, और ये सब तो आपको बता ही दिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, पेंशन दिया जाएगा, ये सब ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, कहां चला गया, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि हाँ, कि पेंशन स्कीम फॉर वर्कर्स इंगेज्ड इन प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एज्ड विडोज के लिए आपको लग ही रहा होगा कि ये कॉमन है, अटल पेंशन योजना नहीं होगा, इसको एपीवाई भी बोलते हैं, एपीवाई, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और कब लॉन्च हुआ, कब कैसे लॉन्च हुआ, ये सब ध्यान रखेंगे। अगला सवाल जो हम है उस पे चलेंगे। अगला सवाल पूछ रहा है कि अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज इनकरेक्टली मैच विद इट्स डिजिग्नेटेड प्रोडक्ट, कि एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत जो योजना है, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो योजना है वो है क्या, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक जिला एक उत्पाद, मतलब कि ये रीजनल डेवलपमेंट की बात करिए कि जिस रीजन में कोई यूनिक प्रोडक्ट है, कोई अलग प्रोडक्ट है, जैसे कि सिलाव का खाजा है तो उसको एक जीआई प्रोडक्ट दिया गया है, लेकिन जीआई प्रोडक्ट का के अलावा कोई यूनिक प्रोडक्ट है किस चीज में, एग्रीकल्चर में या फाइनेंसेस में, तो उसको क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, उसको ब्रांडिंग करेगी और प्रमोट करेगी, और वो प्रोडक्ट जो रहेगा उस जिला का एक प्रोडक्ट रहेगा और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर आएगा, ताकि उसको अच्छे से ब्रांडिंग करके प्रमोट किया जाए। इसको करता कौन है, इसको करता कौन है, इसको करता है ओडीओपी को डीपीआईटी, है ना, डीपीआईटी। और किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको क्या बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ, इसके मिनिस्टर कौन है, कंसर्न मिनिस्टर कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री के कौन है। डीपीआईटी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये कब किया गया, ओडीओपी 2018 में ये लॉन्च किया गया है, 2018 में। और ये सबसे पहला स्टेट कौन सा किया था, उत्तर प्रदेश के द्वारा सबसे पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारा जो 38 जिला है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा प्रोडक्ट है। शॉर्ट में जल्दी जल्दी देखेंगे, एक बार आप सुनेंगे मोटा माटी ध्यान रह जाएगा। आपको ये तो पता होगा कि आम भागलपुर का तो वहां का वो हो जाएगा, नालंदा का आलू है वहां का हो जाएगा, लेकिन कुछ यूनिक प्रोडक्ट है जो आपको सुनने में मजा आएगा। देखिए
अररिया का आपको पता है, अररिया उधर वहां जूट होना चाहिए था लेकिन मखाना है, ठीक है, जिसको फॉक्सनट बोलते हैं। अरवल में देखेंगे, पेन चेंज कर ले रहे, रेड कलर से कर ले रहे, ठीक है। अरवल में देखेंगे कि अरवल में कुछ नहीं है तो बेसन सत्तू वगैरह, क्योंकि वो टाल एरिया के साइड का है, वो पूरा एकदम खेती वाला इलाका है, तो वहां चना ये सब ज्यादा होता है, तो बेसन सत्तू रखेंगे, ठीक है। औरंगाबाद में देखिए स्ट्रॉबेरी बेस्ड प्रोडक्ट है, औरंगाबाद के लोग जामुन खा के जिंदा हैं, लेकिन वहां मिल क्या रहा है, स्ट्रॉबेरी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है, ये ध्यान है, क्योंकि ये यूनिक है। अब पता नहीं ये औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी मिलता है या नहीं, कहाँ की बात की जा रही है। उसके बाद बांका में देखेंगे कतरनी राइस है, क्योंकि वो भागलपुर से बगल में है, तो कतरनी राइस है। बेगूसराय में देखेंगे चिली बेस्ड, मिर्च से रिलेटेड प्रोडक्ट है। भागलपुर ऑब्वियसली मैंगो हो जाएगा। भोजपुर में देखेंगे कि भोजपुर की एक कन्फेक्शनरी, एक मिठाई है जो पनीर का बनता है, जिसको हम खूरमा बोलते हैं या बिलग्रामी बोलते हैं, वो वहां का है। बक्सर में देखेंगे बत्तीसा या पापड़ी, वहाँ का ये ट्रेडिशनल स्वीट्स है, वो है। उसका दरभंगा ऑब्वियसली फॉक्सनट हो जाएगा, मखाना। ईस्ट चंपारण में देखेंगे बेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण का है तो ईस्ट चंपारण में देखेंगे लीची हो जाता है ना, लीची बेस्ड प्रोडक्ट। गया लीची का जूस बन रहा है, पल्प का कुछ बन रहा है, कुछ फ्लेवर बन रहा है उस तरीके का। गया में देखेंगे, गया इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि गया का तिलकुट भी दिया जा सकता था, लेकिन वहां का अनरसा को भी दिया जा सकता था, लेकिन वहां को शीशम बेस्ड प्रोडक्ट दिया है। 2010 जीआई टैक्स, जीआई टैग और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दोनों एकदम अलग है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या है, शीशम बेस्ड प्रोडक्ट है, किसमें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। अब आएंगे गोपालगंज में पपाया, पपीता से रिलेटेड प्रोडक्ट। जमुई में माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे जैक फ्रूट, कटहल वगैरह से जमुई में। जहानाबाद में आएंगे आप, जहानाबाद अरवल एक दूसरे से अलग हुआ है, तो वहां भी क्या है, पल्स बेस्ड बेसन सत्तू, यहां भी बेसन सत्तू। कैमूर, कैमूर में चले जाएंगे, आपको पता है वहां चावल बहुत होता है, तो पोहा मुरमुरा ये सब आपको मिलेगा। कटिहार में देखेंगे मखाना, वो साइड है। खगड़िया में बनाना, केला से बेस्ड प्रोडक्ट, जैसे केले का चिप्स आजकल बहुत फेमस है, केले का बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, वो सब बनेगा। पाइनएप्पल, ये ये कटिहार हो गया, खगड़िया हो गया। किशनगंज, किशनगंज में देखिए यूनिक है पाइनएप्पल, जो आपको ध्यान रखेंगे। एक तो औरंगाबाद स्ट्रॉबेरी, जब भी औरंगाबाद नाम ले रहे पता नहीं मुझे क्यों हंसी आ रही है स्ट्रॉबेरी के लिए, और दूसरा किशनगंज जो वो है पाइनएप्पल, ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी तो सब आप आएगा तो आप लगा लेंगे। लखीसराय में याद रखेंगे टोमेटो बेस्ड, जो टमाटर से प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ, केचप ये सब। मधेपुरा फिर से मैंगो हो जाता है, मधुबनी मखाना हो जाएगा। मुंगेर राइस, पोहा मुरमुरा। मुजफ्फरपुर ऑब्वियसली लीची। नालंदा ऑब्वियसली सबको पता है कि वहाँ आलू प्याज ये सब बहुत सब्जियां होती है, तो पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट, पोटैटो के चिप्स एटसेट्रा। पटना में देखेंगे, अब पटना में कुछ होता नहीं है तो कर दिया गया है बेकरी प्रोडक्ट, जो भी बेकरी का प्रोडक्ट आप खाते हैं, कुकीज एटसेट्रा। रोहतास देखेंगे, पटना के बाद पूर्णिया देखेंगे, मेज मकई का। रोहतास में राइस विद पोहा मुरमुरा। सहरसा में मखाना। समस्तीपुर में टर्मरिक, ये भी ध्यान रखेंगे, समस्तीपुर में हल्दी टर्मरिक का होगा। सारण में फिर से टोमेटो है। शेखपुरा अनियन है, प्याज है। और शिवहर, शिवहर जो है वो बनाना, अगेन बनाना। शिवहर के बाद सीतामढ़ी लीची। सिवान मेथा, मेंथा बेस्ड प्रोडक्ट। एंड सुपौल में मखाना। वैशाली हनी, ये ध्यान रखेंगे, वैशाली में, हालांकि वैशाली में बहुत सारा केला भी होता है, केला का प्रोडक्शन, बट यहाँ हनी बेस्ड है। और वेस्ट चंपारण में सुगर केन। ईस्ट चंपारण में क्या था, ईस्ट चंपारण में लीची बेस्ड, और वेस्ट चंपारण में शुगर के बेस्ड। ये ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये देखिए कि कुछ नया भी किया गया है, किसके अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा, कि PMFME स्कीम जो है, उसी के स्कीम के तहत कुछ ज्यादा कर दिया गया है। वो क्या है PMFEME स्कीम, कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, उसी के तहत कुछ नए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ऐड किया गया था। हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है हमारे जो 38 जिला के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो क्या क्या है, आप ध्यान रखेंगे। औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी। और पाइनएप्पल कहाँ था जी, पाइनएप्पल किशनगंज, है ना, पाइनएप्पल, ये दो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है क्या कि गलत मेल खा रहा है, तो गया का गुड़ था, नहीं, गया का क्या था, शीशम बेस्ड। मुजफ्फरपुर का लीची था। नालंदा का मखाना नहीं था, नालंदा मखाना कहां से हो जाएगा, पोटैटो, है ना। और उपरोक्त में से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे हम चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। और वो 4 आपको स्कीम्स के बारे में दिया गया है। हम इसको एकदम मुश्किल सवाल में बोलेंगे, है ना, हार्ड क्वेश्चन है ना, टफ क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये चारों स्कीम को क्रोनोलॉजी बताना आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एक करके चारों स्कीम को देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्कीम है ना। तो जो पहला स्कीम है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये कब अनाउंस किया गया, ये पूछ रहा है। उसके बाद पूछा गया कि नेशनल लॉजिस्टिक्स
पॉलिसी कब लॉन्च किया गया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कब किया गया है, और पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक्सपेंडेड टू न्यू सेक्टर टेक्सटाइल, ड्रोन एंड सेमीकंडक्टर कब किया गया है। इसका क्रोनोलॉजी बताना है कि क्रमबद्ध तरीके से। क्रोनोलॉजी आप समझ रहे होंगे कि एग्जाम में सब क्यों पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब किया गया है, तो ये 2021 में, अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, है ना। नेशनल हाइड्रोजन मिशन किस लिए, कि हमको हब बनाना है ना, हमको क्या बनाना है, हब बनाना है, और एटलीस्ट 5 mm2 GS2 एनुअल प्रोडक्शन करना है, 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्राइजर कैपेसिटी होना चाहिए, और 125 गीगावाट रिकैपेसिटी, ये सब करना है, ताकि हम ग्लोबल हब बन पाए किसमें, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, हाइड्रोजन एक्सपोर्ट कर पाए, ये सब के लिए। ठीक है। दूसरा हमारा जो था वो क्या है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या था कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स है, जो सामान का आदान प्रदान होता है, वो बहुत स्मूथ हो, उसको हम अच्छे तरीके से कर पाए, ताकि मिनिमम टाइम में कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, ताकि अगर कोई प्रोडक्ट आसाम का है तो वो कन्याकुमारी में भी मिले, अगर कोई प्रोडक्ट कश्मीर का है तो वो उड़ीसा में भी मिले, अगर कोई प्रोडक्ट बिहार का है तो वो कश्मीर में भी मिले, है ना। अगर कोई ऐसा चीज है जो बहुत खराब होने वाला है, तो जल्दी से, अगर लॉजिस्टिक्स अच्छा होगा तो वो जल्दी से पहुंच जाएगा। उसी के लिए इसमें हम क्या करेंगे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाएंगे, अच्छे हाईवे बनाएंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट इसी से रिलेटेड था। तो ये कब लॉन्च किया गया था, ये जो लॉन्च किया गया था ये 2022 में लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, 2021 का था, ये 2022 का था। अब आते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए किया गया था। आप देखेंगे कोविड के समय में हमको पता चल गया था हमारी औकात, कि हमारा जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे कंट्रीज पे बहुत ज्यादा है। तो उसी को कम करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड आत्मनिर्भर भारत स्कीम फॉर द रिड्यूसिंग फॉरेन डिपेंडेंसी, कि हम दूसरे कंट्री पे किसी चीज के लिए डेवलपमेंट रिलाई नहीं करेंगे, डिपेंड नहीं करेंगे, हम लोग खुद अपना करेंगे, और बूस्ट करेंगे किस चीज को, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। तो ये कब लॉन्च किया गया था, ये जो लॉन्च किया गया था वो 2020 में लॉन्च किया गया था, आत्मनिर्भर भारत 2020 में। और लास्ट है पीएलआई स्कीम। पीएलआई क्या होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये 2020 में भी, ये भी 2020 में ही लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है। सॉरी, पीएलआई 21 में किया गया, सितंबर 2021 में। ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव, जैसे आप किसी चीज में, जैसे ड्रोन बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, टेक्सटाइल बना रहे हैं, और डोमेस्टिक बना रहे हैं, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अच्छा करेंगे तो सरकार क्या करेगी, आपको बीच बीच में, जिस तरीके से आप अच्छा काम करेंगे, आपको बीच में इंसेंटिव देगी कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, है ना। अभी शायद 13 या 14 प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव देगी। शायद अभी 17 भी हो गया है, आई एम नॉट करेक्ट, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान में नहीं आ रहा है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है उसी के लिए। ये सितंबर 2021 में किया गया था। अब इसको हम मिलाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा हो जाएगा, 3, है ना। तीसरा जो है 2020 में आया है आत्मनिर्भर, उसके बाद क्या है 2021 के बाद अगस्त में आया है वो नेशनल वो पेंशन 3142, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3142, है ना, 3142। और आपको सारा स्कीम समझ में आ गया होगा। अगला भी इसी तरीके से टफ सवाल, इसको भी हम बोलेंगे कि ये योजना से है, और ये गवर्नमेंट योजना क्या पूछ रहा है कि इसमें भी कि काल अनुक्रम में क्रमबद्ध करना है, क्रोनोलॉजी में, करेक्ट क्रोनोलॉजी में करना है। और पहला पूछा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फिर पूछा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम किसान योजना, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना तो अभी आपको हम डिस्कस कर लिए हैं बहुत डिटेल में, कि अटल पेंशन योजना 2015 में आया था 9 मई को, है ना। और उसके बाद पीएम किसान किस चीज के लिए है, पीएम किसान क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस ये कब आया था, ये 24 फरवरी 2019 को आया था, 24 फरवरी 2019 को। और ये किस लिए आया था, इंसेंटिव देने के लिए फार्मर्स को, कि उनको 6,000 रुपए का दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट में, 2-2 हजार करके, है ना। कि हर एक क्रॉप सीजन जब इंड करेगा तो उनको पैसा मिलेगा 2,000 रुपया। तो 3 क्रॉप हमारा जो मिलनी होता है, तो 2-2 हजार करके उनको साल भर में 6,000 रुपए दिए जाएंगे इसी के लिए। और ये कब आया था, आपको पता, देख रहे होंगे ईयर 2019, जब सेकेंड टर्म मोदी का आने वाला था, तो उसी में लुभाने के लिए। तीसरा हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना किस लिए आया था, जनधन योजना जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आया था, है ना, कि सबका बैंक अकाउंट हो, सबको पैसा मिले। और ये कब आया था, ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था, 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना। अगर आप देखेंगे तो डीमोनेटाइजेशन इसी से रिलेटेड है, उसके बाद ये सब आया था। बहुत डिटेल में है, बहुत स्टोरीज हैं कि हम ड्राई हो चुके थे, हमारा बैंक में पैसा नहीं रह गया था, तो सब पैसों को लाने के लिए अकाउंट में सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन किया गया, फिर जनधन लाया गया। एक लंबा स्टोरी है, आपको बस इससे मतलब होना चाहिए कि 28 अगस्त 2014 में ये लाया गया था।
और पहला जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आपको नाम से ही लग रहा है मुद्रा, पैसे की बात की जा रही है, तो मुद्रा योजना जो है लोन देने के लिए, किसको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, एमएसएमई के लिए, और ये 8 अप्रैल 2015 को लाया गया है, 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है। और ये किस चीज के लिए है, इसमें आप देखेंगे शुरू में 3 था, शिशु, किशोर, तरुण, अब नया तरुण प्लस ऐड कर दिया गया है कि अगर आपको 50,000 तक लोन चाहिए तो आपको शिशु लोन दिया जाएगा, अगर आपको 5 लाख तक लोन चाहिए तो आपको किशोर लोन दिया जाएगा, अगर आपको 10 लाख तक लोन चाहिए तो तरुण दिया जाएगा, और अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है कि आपको 20 लाख तक के भी मुद्रा योजना के तहत लोन दिया जा सकता है, और वो तरुण प्लस के अंदर आएगा। तो ये सब चीज ध्यान रखेंगे। अब हम क्रोनोलॉजी मिलाएंगे, तो क्या है 2015, 2014, 2014, 2015, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है हम आप मिला लेंगे। अब सब समझ में आ गया होगा, आगे हम चलेंगे। अब आ रहा है क्या पता, नीति आयोग। आप देखेंगे कि नीति आयोग से हमेशा ही सवाल पूछता है। स्कीम्स तो देख लिए, और स्कीम्स जितने भी स्कीम्स, अभी हम 8 स्कीम आपसे डिस्कस किए, 8 स्कीम आपको सब पता होना चाहिए। व्हाट, कि वो स्कीम क्या है, व्हेन, कब लॉन्च किया गया है, और क्यों लॉन्च किया गया है, रीजन क्या है, इससे बाहर का सवाल नहीं आएगा। तो ये तीनों चीज आप रट लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। और बाकी ट्रेंड कैसे पता करेंगे कि कौन सा पूछ रहा है। आप देखिए कि पेंशन योजना जो था, अटल पेंशन योजना, वो न्यूज में आया था या 10 साल हुआ था तब कोई पूछा जा रहा है। तो कोई भी योजना अगर बहुत पुराना योजना है और उसका 1 डेकेड हो रहा है, 10 साल हो रहा है, या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है या उसको फिर से रीलॉन्च किया गया है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयार करेंगे। अगला सवाल जो है नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। इंडेक्स से आपको सवाल पूछता है, बोला 2023 का कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ बिहार पॉपुलेशन इज स्टिल मल्टी डायमेंशनली पुअर। आप ऑप्शन देखेंगे जब, तो आपको लगेगा कि 51% होना चाहिए, कि सब तो गरीब ही है बिहार में। देयर इज ए कोट कि द बिहार इज पुअर बट द पीपल ऑफ बिहार आर नॉट पुअर, है ना। यहाँ के लोग गरीब नहीं है, बिहार गरीब है, इकट्ठे बिहार पूरा गरीब है, बट लोग गरीब नहीं है। तो इसको हम देखेंगे सबसे पहले कि मल्टी डायमेंशनल जो इंडेक्स है वो किस किस चीज पे बनता है। 3 चीज पे बनता है। पहले तो हेल्थ देखा जाता है, फिर एजुकेशन देखा जाता है, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो कि आप देखेंगे बिहार में तो तीनों बुरा है। ना तो हेल्थ लोगों का अच्छा है, ना तो एजुकेशन अच्छा है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तो बात ही मत करिए, खत्म कहानी है। तो 1/3 आपको लिया जाता है हेल्थ पे, 1/3 लिया जाता है एजुकेशन पे, और 1/3 लिया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। ये भी ध्यान रखेंगे, ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आपको स्टेटमेंट वाइज में पूछ दे कि मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो है, पॉवर्टी इंडेक्स है, वो किस किस चीजों पे दिया जाता है। तो 1/3 हेल्थ, 1/3 एजुकेशन, 1/3 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखेंगे कि 1/3 में भी 1/6 जो है न्यूट्रिशन पे देखा जाता है, 1/12 देखा जाता है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, कि कितने बच्चे मर जा रहे हैं, पैदा होने के बाद ही मर जा रहे हैं, और तीसरा मैटरनल हेल्थ, की जो माँ का हेल्थ है आफ्टर डिलीवरी, उनका क्या हेल्थ है। तो ये तीनों चीज, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट ये मोर्टेलिटी एंड मैटरनल हेल्थ। उसके बाद एजुकेशन में देखेंगे कि ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि बच्चा कितना स्कूल तक, कितने एज तक स्कूल जा रहा है, क्या वो 6 के बाद ड्रॉप कर दे रहा है, 8 के बाद ड्रॉप कर दे रहा है, या 12th कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, क्या कर रहा है। उसका बाद स्कूल ऑफ अटेंडेंस, कि अगर वो स्कूल जा रहा है तो कितना अटेंड कर पा रहा है एक वीक में, डेली कितना, मंथ में, ईयर में, ठीक है। तो ये 2 चीज 1/6 एजुकेशन के लिए। अब आएंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, कि वो खाना किस चीज पे बना रहा है, वो फ्यूल क्या है, क्या वो आज भी लकड़ी बीन के खाना बना रहे हैं, या क्या आज भी वो गैस पे आ गए हैं, जो मोदी जी का उज्ज्वला योजना है उस पे आ गए हैं, जो दिया गया था। दूसरा कि सैनिटेशन, कि खाना बना रहे हैं तो क्या वो साफ सुथरे इन्वायरमेंट में बना रहे हैं, है ना, उनका किचन कैसा है, वहाँ का सैनिटेशन कैसा है। तीसरा कि खाना बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ड्रिंकिंग वाटर, कि वो खाना बना रहे हैं सैनिटेशन के साथ, तो वो पानी कहाँ से पी रहे हैं, क्या वो साफ पानी पी पा रहे हैं या गंदा पानी ही पी रहे हैं। उसका देखेंगे हाउसिंग, कि उनका घर का क्या है, उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, और घर वगैरह है तो क्या उनके घर में क्या एसेट है, कि क्या घर में सोना रखे हुए हैं, बाइक रखे हुए हैं, कार रखे हुए हैं, और लास्ट बैंक अकाउंट है, कि उनका बैंक अकाउंट है या नहीं। जब आप कभी किसी गांव में सर्वे या किसी चीज के लिए जाएंगे ना, उनसे पूछेगा ना कि आपके घर का एसेट क्या है, तो दिखेगी कि उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, बट वो बताएंगे मेरा गाड़ी नहीं है, वो किसी और का गाड़ी है। तो ये हाल है हमारे बिहार का, वो सही डेटा भी नहीं जानते, उनको डर लगता है कि कोई आके गाड़ी भी लेके चला जाएगा गवर्नमेंट। तो इस सब चीज को बदलना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। तो आप देखेंगे कि ये सब दी जाते हैं इंडिकेटर्स एंड देयर वेट्स, जिसपे हम मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स निकालते हैं। अब आते हैं कि हमारा इंडेक्स क्या है। तो आप देखेंगे कि बिहार का इंडेक्स का, कि पहले जो था बिहार का वो 51.91% था, लेकिन वो घट के अभी क्या हो गया है 2021 में था क्या 51.91, जो अभी घट के क्या हो गया 33.71 हो गया 33.71। तो आप ऑप्शन में अगर देखेंगे कि 31 है लेकिन 31.31 है ना, सॉरी 31, यस
सॉरी 33.76 है, तो ये भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 51.91 तो कब था, 2021 में था, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ये भी मुश्किल सवाल में ही आएगा। अब आते हैं फैक्चुअल सवाल है कि वेयर आर द 51st एनुअल जी समिट हेल्ड इन 2025। तो आप देखेंगे ये पोस्टर कि G7 कहते किसको है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए कि जो मेजर ग्लोबल जो कंट्रीज है, जो बहुत पैसा जिसके पास है, वो मिल के एक चेयर पे बैठते हैं, टेबल पे, और बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि ग्लोबल इशू पे बात करेंगे कि यहाँ का ग्लोबल ट्रेड कैसा चल रहा है, सिक्योरिटी कैसा चल रहा है, यहाँ पूरा वर्ल्ड में जो इकोनॉमी कैसे होगा, क्लाइमेट चेंज पे हालांकि कुछ बात नहीं करते हैं, जाते हैं, खाते पीते हैं, घूम फिर के चले आते हैं। अगर ऐसा होता तो जो भी वॉर्स चल रहा है वो सब सॉल्व हो चुका होता, इस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होता। और ये डिस्कस कब किया गया था, ये 1973 में 3-4 पागल लोग बैठे और बोले हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं कि हम लोग साल में एक बार मिलेंगे, इस तरीके से करके। इस साल भी यही 5-6 पागल मिले हैं 2025 में। कहाँ, 15 से 17 जून तक हुआ है और वो कनाडा में हुआ है, ठीक है, कनानसिक ये जो एरिया में है। आप देखेंगे कि कौन कौन सा कंट्री, फ्रांस, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ये ट्रम्प साहब हैं, ये यूके के कैर स्टारमर हैं, ये चांसलर वहाँ के जर्मनी के हैं, प्राइम मिनिस्टर कनाडा, ये आपको तो पता ही है, मेलोनी साहब है ना, और आंटी कह सकते हैं, और शिगेसु इसुबा जापान के हैं। सो दीज आर द टॉप 7 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, और वही लोग G7 बनाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें एक चीज और है, साथ में यूरोपियन यूनियन भी रहता है G7 में, ये भी ध्यान रखेंगे। आपको क्या बताना है कि G8 हुआ करता था, G8 में रसिया भी हुआ करता था। तो क्या रसिया कब आया था और कब इसका फुर्सत कर दिया गया? चलिए हम ये आपको फील करना है, आप कमेंट करके बताएंगे कि रसिया को कब निकाल दिया गया या कब निकल गया वो, अब क्यों निकाला गया, इफ यू नो। अगला सवाल पे आते हैं कि इन विच ईयर विल द 16th इंडियन सेंसस बी कंडक्टेड। सेंसस की बात जब भी आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि पहला सेंसस कब हुआ था, किसने करवाया था, इंडिपेंडेंस के बाद पहला सेंसस कब हुआ, कौन करवाया था, ये सब आपको पता होना चाहिए। वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर देखेंगे तो बताया गया है कि 2011 के बाद होना कब था, 2021 में, लेकिन हमारी सरकार और हम लोग इतने निकम्मे हो गए हैं कि हम लोग सेंसस भी नहीं करवा पा रहे हैं, कि हम लोग कितने लोग हैं वो नहीं पता कर पा रहे हैं। क्यों? सिर्फ आलस के कारण। तो वो ये देखिए गजट में दिया गया है, और ये कब क्या होगा, 2027 में, इन 2027। तो ये बहुत आसान सवाल था, इसको मुश्किल नहीं कहेंगे, 2027 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कौन करवाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री करवाता है ना, होम मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया जाता है। इसमें आगे सवाल चलेंगे, इसमें कुछ है नहीं। अगला सवाल जो है कि एट व्हाट पोजीशन डिड द इंडिया सिक्योर इन एशियन एथलीट चैंपियन। आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स से सवाल पूछता है, एक सवाल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में हुआ है, कहाँ हुआ है वो देख लीजिए। 26 एशियन एथलीट चैंपियन जो है वो गुमी कोरिया में हुआ है। अब कोरिया के मतलब ऑब्वियसली साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में तो होगा नहीं, साउथ कोरिया में हुआ है। और अगर हम मेडल टैली देखेंगे तो सबसे पहला चाइना रहा है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसने 32 मेडल जीते हैं, जिसमें 19 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 4 ब्रोंज। उसके बाद हमारा भारत है, इंडिया, जिसने 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीता है, टोटल 24 मेडल जीता है। और तीसरा एक बार देख लेते हैं, जापान। टॉप 3 आपको पता होना चाहिए कि पहला चाइना, दूसरा इंडिया और तीसरा जापान है। ये ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने 24 मेडल जीता, जिसमें 8 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी कहां हुआ ये भी पता होना चाहिए कि 27-31 मई गुमी कोरिया में हुआ है, और हम लोग सेकंड नंबर पे आए तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अगला सवाल कि विच इंडियन स्टेट इंट्रोड्यूस मोबाइल बेस्ड वोटिंग। पहला ऑप्शन देखिए एग्जामिनर का माइंडसेट देखिए कि आपसे गलत करवाना चाह रहा है, कि अगर आप नहीं जानेंगे तो आंख बंद करके केरला लगा देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अगर कोई अच्छा काम होता तो सिर्फ केरला में होता, हमारे बिहार में भी होता है। इसका आंसर क्या है, बिहार है। और वो किस लिए किया गया है कि बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड किया है कि हम लोग ई वोटिंग करवाएंगे यूजिंग एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल। ये भी ध्यान रखेंगे, क्या उसमें एप्पल होगा, नहीं होगा, एंड्रॉइड से ही होगा, ठीक है। और कंट्री फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट दिस रिवोल्यूशनरी चेंज इन वोटिंग प्रोसेस, है ना। और वो किस चीज में करेंगे, कमिश्नर कौन है, दीपक प्रसाद ने बताया कि इनिशिएटिव विल बी द अपकमिंग म्युनिसिपल एंड अर्बन बॉडी पॉल्स। ये भी ध्यान रखेंगे कि किस पॉल में यूज किया गया है, किस चुनाव में यूज होगा, तो म्युनिसिपल एंड अर्बन बॉडी के जो चुनाव होंगे उसमें ही बस होगा, और किसी में नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, एक काम और होता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें 2 ऐप बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, ई वोटिंग सेक बिहार, और एक जो है वो डेवलप किसके दिया गया है, सीडैक के द्वारा, और दूसरा बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। 2 ऐप बनाया गया है ना, ई वोटिंग सेक बिहार, जिसको एक जो है सीडैक बनाया है, एक
बिहार स्टेट इलेक्शन ने बनाया है और वो बिहार है, तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरीके से सबको मैपिंग किया गया है। अगला सवाल कि व्हेन वाज द वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म। अब आपको लगेगा कि बैठे बिठाए ये वॉलीबॉल फेडरेशन का सवाल कैसे आ गया, है ना, कि वॉलीबॉल फेडरेशन का सवाल कहां से आ गया। और आपको यह भी समझ में आना चाहिए, आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि क्यों ये सवाल पूछा गया, है ना, कि क्रिकेट का क्यों नहीं पूछ लिया, फुटबॉल का क्यों नहीं पूछा, ये वॉलीबॉल क्यों पूछा। तो अब जब न्यूज देखेंगे तो ये देखिए हमारे मोदी साहब ने बोला, मोदी साहब का कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां है, वाराणसी, और वाराणसी में ही इस बार जो है शायद, इफ आई कैन रिमेंबर, 16th चैंपियनशिप हुआ है, नहीं 16th नहीं, 72nd सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहां हुआ है, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहां हुआ है, वाराणसी में ही हुआ है, और 4 से 11 जनवरी के बीच में। तो ये न्यूज ये ना पूछ के वो क्या कर दिया, आपसे ये पूछ लिया कि वॉलीबॉल फेडरेशन ही कब बना। तो वॉलीबॉल फेडरेशन की अगर बात करेंगे तो वॉलीबॉल फेडरेशन की बात करेंगे तो ये 1951 में ही बनता है ना, 1951 में बनता है। अगर हम बात करेंगे वॉलीबॉल फेडरेशन में प्रेसिडेंट की, कि कौन प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये भी सवाल आ सकता है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ मैच हुआ, ये ध्यान रखेंगे, है ना, कि वाराणसी में हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मोदी जी ने डिजिटली आके उसका उद्घाटन वगैरह किया था, इसीलिए उससे रिलेटेड ये सवाल पूछ दिया। तो जब भी अगर किसी से आता है तो उसका स्टैटिक में आप जाके जरूर पढ़ लेंगे, इंटरकनेक्ट करना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इसके प्रेसिडेंट कौन है, वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार। अच्छा चलिए एक सवाल हम आपसे पूछते हैं कि फेडरेशन है तो इसका एक हेडक्वार्टर भी होगा, तो हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में कौन से शहर में है, आप कमेंट करके बताएंगे। आपको हम एक हिंट भी दे रहे हैं कि वो नॉर्थ में नहीं है, वो साउथ में है, ठीक है। मिस्टर वीरेंद्र कुमार इसके प्रेसिडेंट हैं, वीरेंद्र कंवर, कुमार नहीं कंवर, फ्लो में कुछ भी बोल दे रहे हैं। अगला सवाल हमारा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। ये तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं कि बिजनेस रेडी प्रोडक्ट जो है किसके द्वारा लाया गया है। ऑब्वियसली जो बिजनेस रेडी प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया है, ये सर ने भी डिस्कस किया है, लेकिन फिर से भी आपको बता रहे हैं कि ये बिजनेस रेडी प्रोडक्ट क्या है। एक इंडेक्स ये बनाया जा रहा है किस चीज के लिए, कि ग्लोबल बिजनेस जो क्लाइमेट है उसमें जो इंक्लूसिव प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ का वो बना के एक इंडेक्स बनाएगा और वो बताएगा कि कौन सा जगह कौन सी कंपनी किस तरीके का है, वही है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट, और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया है। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब होता है आपको पता होना चाहिए कि 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें वर्ल्ड बैंक प्लस साथ में IMF जो है वो बनता है, और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC, है ना, और या इसका भी कहाँ है, वाशिंगटन DC। अगर हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, नाम ही क्या है, एशिया, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, एशिया में होगा। एशिया में कहाँ है, फिलीपींस में, फिलीपींस में है। और लास्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, और इसका हर साल एक बैठक होता है, एक मीटिंग होता है, कहाँ, दावोस में, दावोस में, है ना। इस बैठक में जो हमारे जो लीडर हैं, जो यहाँ तक भर ललाट नाक से लेके यहाँ तक चंदन लगाते हैं, और जब वहां जाते हैं तो वो चंदन मिट जाता है। और ये लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ चंदन क्यों लगाया जाता है, टीका क्यों लगाया जाता है, और वहां जाके वो मिट क्यों जाता है। इफ यू आर सो रिलीजियस तो हर जगह दिखाइए ना, ये दोहरा चरित्र क्यों कर दे रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ सिंबॉलिक है और वहां भी कुछ आपको और दिखाना होता है खुद को, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो बिजनेस ये किसके द्वारा है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। ये क्या है, 2025 का जो है वो रिपोर्ट लेके आती है। किस चीज के लिए रिपोर्ट लेके आती है, कि इंक्लूसिव प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ में कैसे प्रमोट किया जा सकता है, ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट क्या होगा, ये सबको दिखाने के लिए। आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, यस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो यू हैव सीन कि किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, कि स्कीम भी है तो वो क्यों पूछा जा रहा है, अगर कोई स्टैटिक चीज पूछा जाए तो क्यों पूछा जा रहा है, करंट से रिलेट होके। वॉलीबॉल वाला में आपने देखा, कुछ आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। ऐसे बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा इसका वायोम है, उसमें आप घुसेंगे तो आप उलझ के रह जाएंगे। तो लिमिटेड पढ़िए, छांट के पढ़िए। 10 में आपको 10 नहीं लगाना होता, अगर 30 सवाल आ रहा है तो 30 सही करना नहीं होता है, आपको बस किसी तरीके से उतना सही करना होता है जिससे आपका रिजल्ट निकल जाए। तो अगर 20 भी आप बना पा रहे हैं और मिनिमम पढ़ के, तो क्या दिक्कत है। इस तरीके से पढ़ाई करिए, फिर हम आपके लिए लेके आएंगे। बाकी अगर आपको चाहते हैं कि हिस्ट्री वगैरह जो पॉलिटी बच गया है उसका भी डिस्कशन चाहिए, देन कमेंट करिए, हम लोग वी विल ट्राई कि हम लोग लेके आए। एंड थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन थैंक यू सो मच।